युद्ध के मैदान की कल्पना करना वैसे तो आसान लगता है। तलवारों की आवाजें, धूल, खून। हाँ, और फिर अचानक से सब शांत हो जाता है। बिल्कुल। इतिहास की किताबों में अक्सर कहानियां बस यहीं खत्म हो जाती हैं। एक पक्ष जीत गया और दूसरे की हार हो गई, मतलब गणित के सवाल की तरह। सही बात है, लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं होती। यही तो आज की इस गहन चर्चा में, जिसमें हम वॉच ब्रूटल हिस्ट्री नाम की एक बहुत ही चर्चित डॉक्यूमेंट्री के ट्रांसक्रिप्ट पर बात कर रहे हैं, हम इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि इतिहास को जब हम केवल हार और जीत के चश्मे से देखते हैं ना, तो हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। हाँ, वो असली दांव पेच जो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होता था। इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि जब मैदान खाली हो जाता था, तब दुश्मन की रानियों और कुलीन स्त्रियों के साथ रोमी जनरल आखिर करते क्या थे। और ये जानना बहुत जरूरी भी है। मतलब स्रोतों को पढ़ने के बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोम का साम्राज्य सिर्फ तलवारों पर नहीं टिका था, बल्कि एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक कंट्रोल पर टिका था। असली खेल तो शांति छा जाने के बाद शुरू होता था। एकदम सटीक बात कही। देखिए, रोम के जनरलों को सिर्फ फौजी समझना एक भूल होगी। वो बहुत ही चतुर उम्रा राजनेता भी होते थे। राजनेता मतलब युद्ध के मैदान में भी। बिल्कुल। वे जानते थे कि किसी शहर की दीवारें गिरा देना काफी नहीं है। जब तक आप दुश्मन के दिमाग पर कब्जा नहीं कर लेते, तब तक आपकी जीत अधूरी है। तो असली ताकत तबाही में नहीं थी। नहीं, असली ताकत नियंत्रण में थी, उनके दिमाग को काबू करने में। और यहीं पर वो सबसे चौंकाने वाली रणनीति सामने आती है, जिसे स्रोतों में ह्यूमन लेवरेज या मानवीय ढाल कहा गया है। जीतने के बाद दुश्मन के राजा या रानी को तुरंत मार देना उनके लिए बेवकूफी थी। हाँ, उन्हें जिंदा पकड़ना सबसे बड़ा इनाम होता था। जूलियस सीजर का वो उदाहरण याद है? अरे वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। 46 ईसा पूर्व में जब उसने गॉल पर कब्जा किया, तो उसने गैलिक नेता वर्सिंगेटोरिक्स को मारा नहीं। बिल्कुल नहीं मारा। उसने उसे पूरे 6 साल तक रोम की एक काल कोठरी में जिंदा रखा। मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सीजर जानता था कि उम्मीद एक बहुत बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा, उम्मीद किस बात की? जब तक उनका नेता जिंदा था, गॉल के लोगों को लगता था कि शायद वो लौट आएगा। इसी झूठी उम्मीद में उन्होंने कोई नया विद्रोह नहीं किया। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी चाल थी। हाँ, अगर वो उसे वहीं मार देता तो वो तुरंत शहीद बन जाता, और शहीदों के नाम पर जो बगावत होती है ना, उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। समझ रही हूँ। और रानियों के मामले में तो ये ह्यूमन लेवरेज वाली बात और भी ज्यादा असरदार हो जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि प्राचीन दुनिया में रानी सिर्फ राज नहीं करती थी, वो पूरे राज्य की संस्कृति, परंपराओं और उनके गर्व का प्रतीक होती थी। मतलब वो एक जीता जागता प्रतीक थी। हाँ, तो जब कोई रोमी जनरल विदेशी रानी को बंदी बनाता था, तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उस पूरे राज्य की आत्मा को जंजीरों में बांध रहा होता था। ताकि उनका आत्मसम्मान पूरी तरह कुचल जाए। सही कहा। सेना हराओगे तो 10 साल बाद फिर खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आत्मा कुचल दी तो विद्रोह की चिंगारी हमेशा के लिए बुझ जाती है। इसे सुनकर तो मुझे शतरंज की याद आ रही है। मतलब जैसे शतरंज के खेल में अगर आप दुश्मन की वजीर यानी रानी को कैद कर लें तो गेम खत्म। हाँ, सामने वाला खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक रूप से इतना टूट जाता है कि कोई ढंग की चाल ही नहीं सोच पाता। पूरा फोकस बस हार टालने पर रह जाता है। बहुत ही शानदार उपमा है। और इसी दबाव को बनाए रखने के लिए जनरलों के पास इन रानियों को लेकर 4 मुख्य विकल्प होते थे। तो चलिए ये समझते हैं कि अगर वे उन्हें सीधे मारते नहीं थे तो करते क्या थे। स्रोतों में सबसे पहला विकल्प बताया गया है ट्रायम्फ। हाँ, ट्रायम्फ, जो कि एक तरह का विजय जुलूस था। उन रानियों को उन्हीं के शाही कपड़ों में सजाकर भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। बिल्कुल, और लाखों की भीड़ के सामने उनका मजाक उड़ाया जाता था। और स्रोतों के अनुसार इस खौफनाक जुलूस का अंत टूलियनम नाम की एक अंधेरी कोठरी में होता था। तो क्या उन सभी रानियों को वहां मार दिया जाता था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। टूलियनम मौत की सजा की जगह थी और अक्सर राजाओं का वहां गला घोट दिया जाता था। बाप रे! लेकिन रानियों के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता था। राजनीतिक कारणों से उन्हें अक्सर जिंदा रखा जाता था। क्यों जिंदा क्यों रखना? क्योंकि एक मरी हुई रानी रोम के किसी काम की नहीं थी, लेकिन एक जिंदा और बेबस रानी का इस्तेमाल वे कर सकते थे। और यहीं से आता है दूसरा विकल्प, जिसे हम सुनहरा पिंजरा या नजरबंदी कह सकते हैं। अच्छा रुकिए, अगर मैं एक शैतानी वकील की तरह सोचूं, तो एक घुटन भरी कालकोठरी में मरने से तो एक आलीशान महल में रहना बेहतर है ना?
इसे इतनी बड़ी क्रूरता क्यों माना गया? क्योंकि वो महल असल में एक कब्र थी। जरा उस रानी के नजरिए से सोचिए, कल तक वो फैसले लेती थीं, स्वतंत्र थीं। हाँ, ये बात तो है। अब वो ऐसे महल में हैं जहां रोम के प्रहरियों की नजर उस पर है। उसकी आजादी, उसकी प्रजा और सबसे बढ़कर उसकी पहचान छीन ली गई है। मतलब वो अब रानी नहीं, बस एक जीवित ट्रॉफी बन गई है। बिल्कुल, ये आत्मा को धीरे धीरे घोंटकर मारने जैसा था। ये तो सच में भयानक है। जिंदा रखा है ताकि वो हर दिन अपनी हार को महसूस करे। इसके बाद आता है तीसरा विकल्प, जो बिना लड़े साम्राज्य बढ़ाने का तरीका था, राजनीतिक विवाह। हाँ, ये बहुत ही चालाकी भरा कदम था। तलवार से आप सिर्फ जमीन जीतते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से आप पूरी वंशावली जीत लेते हैं। मतलब जनरल उस बंदी रानी या उसकी बेटी से शादी कर लेता था। हाँ, और फिर जो बच्चे होते थे वो जन्म से रोमी नागरिक बन जाते थे। इस तरह बिना खून बहाए पूरा विदेशी राजवंश रोम में समा जाता था। दुश्मन का वजूद ही खत्म। गजब है। और चौथा विकल्प जो मुझे सबसे ज्यादा डरावना लगा, गुलामी। हाँ, छोटे राज्यों की रानियों के साथ अक्सर ऐसा होता था। स्रोत बताते हैं कि अगर रानी की कोई राजनीतिक अहमियत नहीं बची तो उसे सीधे दासों के बाजार में बेच दिया जाता था। जो रानी कल तक आदेश देती थी, वो आज किसी रोमी के घर में फर्श साफ कर रही है। और उसका नाम, उसका शाही रुतबा सब मिटा दिया जाता था। यही रोम की असल क्रूरता थी, दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। लेकिन इतिहास किताबी नियमों से नहीं चलता है ना। इतनी क्रूर व्यवस्था के बाद भी कुछ रानियां थीं जिन्होंने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, और बुडिका की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ब्रिटेन के आइसनी कबीले की रानी, जब उसके पति की मौत हुई तो रोम ने सोचा राज्य हड़प लेते हैं, लेकिन बुडिका ने विरोध किया और रोम ने उसे डराने के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उसे सरेआम कोड़े मारे और उसकी बेटियों के साथ बहुत क्रूरता की। उन्हें लगा वो टूट जाएगी, लेकिन बुडिका टूटी नहीं, वो ज्वालामुखी बन गई। स्रोतों में लिखा है कि उसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की सेना खड़ी कर ली। हाँ, 2 लाख। उसने रोम के 3 शहर जला दिए, जिनमें आज का लंदन भी शामिल था। 70-80 हजार रोमी मारे गए। सम्राट नीरो तो ब्रिटेन छोड़ने की सोचने लगा था। लेकिन फिर रोमी जनरल गायस स्विटोनियस पोलियोनस ने कमान संभाली। और यहां हमें रोमी सैन्य बुद्धिमत्ता देखनी होगी। एक सेकंड, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। 2 लाख की सेना को कुछ हजार रोमियों ने हरा कैसे दिया? भूगोल का इस्तेमाल करके। पोलियोनस ने लड़ाई के लिए एक संकरी घाटी चुनी जिसके पीछे घना जंगल था। अच्छा, तो वो 2 लाख लोग एक साथ हमला नहीं कर पाए? बिल्कुल, वे एक कीप जैसी जगह में फंस गए और फिर रोमियो ने अपना सबसे घातक हथियार पिलम इस्तेमाल किया। पिल्म, वो भारी भाला है ना? स्रोतों में बताया गया है कि उसका आगे का हिस्सा नर्म लोहे का होता था। नर्म क्यों? यही तो चालाकी थी। जब वो भाला दुश्मन की ढाल में लगता था तो प्रभाव से वो नर्म लोहा मुड़ जाता था। अरे बाप रे, मतलब उसे ढाल से निकाला ही नहीं जा सकता था? हाँ, और ना ही वापस फेंका जा सकता था। ढाल इतनी भारी हो जाती थी कि ब्रिटेन के लड़ाकों को ढाल फेंकनी पड़ी। बिना ढाल के रोमियो के सामने? हाँ, भगदड़ मच गई और बुडिका की सेना बुरी तरह हार गई। यहाँ मैं एक वैचारिक चुनौती देना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि बुडिका हार गई, लेकिन क्या सच में? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि स्रोतों के मुताबिक उसने ट्रायम्फ में जंजीरों में बनने के बजाय जहर खाकर जान दे दी। रोम उसे अपनी ट्रॉफी नहीं बना सका। तो मनोवैज्ञानिक रूप से असली जीत तो बुडिका की हुई ना? ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। रोम का जो मुख्य उद्देश्य था, एक रानी की आत्मा को तोड़ना, वो विफल रहा। बुडिका अपनी मौत की खुद मालिक बनी। वो झुकी नहीं, और वो इकलौती भी थी। पॉन्टिस की रानी हाइपस्क्रेटिया का उदाहरण भी तो है। हाँ, राजा मित्रिडेटिस 6 की रानी, उसने तो अपने बाल काट लिए थे, मर्दाना कपड़े पहन लिए थे और घोड़े पे सवार होकर युद्ध लड़ी। जब राजा सब हार गया, तब भी वो साई की तरह उसके साथ जंगलों में भटकती रही। रोम के पिंजरे को उसने ठोकर मार दी। ये महिलाएं साबित करती हैं कि रोमी नियंत्रण की भी एक सीमा थी। लेकिन जहां बुडिका ने सीधा युद्ध चुना, वहीं कुछ ने कूटनीति से रोम को चुनौती दी। ओहो, जिनोबिया, पल्मायरा की रानी, उनकी कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। बिल्कुल। 3री सदी में उसने इजिप्ट और एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, खुद को रोम के सम्राट के बराबर घोषित कर दिया। और उसे हराने के लिए खुद सम्राट ऑरेलियन को आना पड़ा। हाँ, और यहां फिर से रोमी चालाकी दिखी। एम्मे के मैदान में जिनोबिया की सबसे बड़ी ताकत उसके कैटाफ्रेक्स थे। कैटफ्रेक्स, ये क्या होते हैं?
आप इन्हें प्राचीन दुनिया के टैंक समझ लीजिए, भारी लोहे के कवच में ढके घोड़े और घुड़सवार। अच्छा, तो ओरेलियन ने क्या किया? उसने सीधा मुकाबला नहीं किया, उसने झूठा पीछे हटने का नाटक किया। कैटाफ्रेक्स ने उनका पीछा किया और तपती धूप में थककर बेदम हो गए। और तब ओरेलियन ने पलटवार कर दिया। बिल्कुल। जिनोबिया पकड़ी गई, उसे रोम लाया गया और ट्रायम्फ का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसे लोहे की नहीं, सोने की जंजीरों में बांधा गया। सोने की जंजीरें? क्या ये इतनी शक्तिशाली रानी के लिए कोई सम्मान था? अरे नहीं, कोई सम्मान नहीं। ये शुद्ध रोम का अहंकार था। ओरेलियन दिखाना चाहता था कि देखो, हम इतने महान दुश्मनों को हराते हैं कि उन्हें सोने से बांधते हैं। जिनोबिया की शान नहीं, रोम का घमंड था वो। और घमंड की बात हो तो मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, कूटनीति की सबसे बड़ी खिलाड़ी। 48 ईसा पूर्व में जब उसे जूलियस सीजर से मिलना था तो उसे पता था कि ऐसे ही महल में घुसने नहीं देंगे, तो उसने खुद को एक कालीन में लपेटा और सीधे सीजर के कमरे में पहुंच गई। वो बंदी नहीं, सहयोगी बन गई। और सीजर के बाद मार्क एंटनी के साथ तो उसका प्रवेश इतिहास का सबसे नाटकीय पल था। हाँ, सोने की नाव, बैंगनी पाल और खुद प्रेम की देवी वीनस के रूप में उसने रोमी जनरलों को उन्हीं के खेल में मात दे दी। लेकिन 31 ईसा पूर्व में एक्टिम की लड़ाई में जब हार हुई तो क्लियोपेट्रा जानती थी कि ऑक्टेवियन उसे बख्शेगा नहीं। वो उसे ट्रायम्फ की ट्रॉफी बनाना चाहता था, लेकिन क्लियोपेट्रा ने वही किया जो बाद में बुडिका ने किया। एक एस पियाने सांप से खुद को डसवा लिया। हाँ, और उसकी मौत महज आत्महत्या नहीं थी। उसने ऑक्टेवियन को वो परम विजय कभी नहीं लेने दी। उसने रोम के घमंड को तोड़ दिया। यहाँ तक तो हमने रानियों और जनरलों की बात की, लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प पहलू है। इन विदेशी रानियों का रोम के आम समाज पर क्या असर हो रहा था? ये बहुत अहम बात है। जूडिया की राजकुमारी बर्नीस का जिक्र याद है? हाँ, 70 ईस्वी में यरूशलेम की तबाही के बाद रोमी जनरल टाइटस उसे अपने साथ रोम लाया था। दोनों में गहरा रिश्ता था, है ना? रिश्ता था, लेकिन रोम की जनता और सीनेट विदेशी रानियों से सख्त नफरत करते थे। मतलब उन्हें डर था कि कोई विदेशी स्त्री रोम पर हावी ना हो जाए। बिल्कुल। इतना विरोध हुआ कि टाइटस को मजबूर होकर उसे वापस भेजना पड़ा। स्रोतों में इसके लिए एक लातीनी वाक्यांश है, इनविटस इनविटायम। इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो खुद भी दुखी था और रानी भी दुखी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के आगे झुकना पड़ा। इसे सुनकर तो लगता है जैसे रोम कोई सख्त आधुनिक कॉरपोरेट कंपनी थी। कॉरपोरेट कंपनी। हाँ, मतलब टाइटस या मार्क एंटनी बड़े जनरल हैं तो वो सीईओ हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी रोमी जनता और सीनेट है। अगर बोर्ड को लगेगा कि बाहरी इंसान कंपनी के खिलाफ जा सकता है तो वो सीईओ को भी झुकने पे मजबूर कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन तुलना है। बोर्ड कभी विदेशी रानी को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाहर वालों का रोम पर कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ा? हाँ, महलों से भले रानियों को भगा दिया हो, लेकिन घरों के भीतर एक खामोश ताकत पनप रही थी, दासियों की ताकत। हाँ, केनिस की कहानी। एंटोनिया माइनर के घर की वो आम दासी जो सम्राट वेस्पेसियन की सबसे प्रभावशाली संगनी बन गई। बिल्कुल, वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि सरकारी नियुक्तियां उसके इशारे पर होती थी। एक दासी साम्राज्य चला रही थी, लेकिन ये तो एक अपवाद था ना। ज्यादातर कुलीन स्त्रियों की कहानी तो क्रूरता से भरी थी। हाँ, वो सामूहिक पीड़ा थी। 167 ईसा पूर्व में इपायरस में एक दिन में 1.5 लाख लोगों को गुलाम बनाया गया। 1.5 लाख एक दिन में? और 146 ईसा पूर्व में जब कार्तेज तबाह हुआ तो कुलीन स्त्रियां जानवरों की तरह बेची गईं। जीतने वाला जनरल सिपियो उस जलते शहर को देखकर फूट फूट कर रोया था। लेकिन वो रोया क्यों? जीत तो उसकी भी थी ना। क्योंकि सिपियो दूरदर्शी था। उस धधकती आग में उसे रोम का अपना भविष्य दिख रहा था। अच्छा। वो जानता था कि ताकत स्थायी नहीं होती। जो क्रूरता आज कार्तेज झेल रहा है, कल रोम भी झेल सकता है। और जनरल सीपीओ के वो आंसू हमें इस चर्चा के सबसे गहरे सवाल तक ले जाते हैं। सब कुछ खंगालने के बाद अंत में जीत किसकी हुई? अगर गहराई से देखें तो जनरलों ने युद्ध जीते, लेकिन समय के साथ उन रानियों और दासियों ने कहानियां जीती। मतलब रोम ने दुनिया जीती, लेकिन दुनिया ने रोम को अंदर से बदल दिया। बिल्कुल। वो जो स्त्रियां बेड़ियों में लाई गईं, उन्होंने खामोशी से अपनी संस्कृति रोम के घरों में बो दी। हाँ, मिस्र की देवी आइसिस की पूजा होने लगी, रोमी बच्चे ग्रीक सीखने लगे, यहूदी धर्म रोम में बस गया। रोम बाहर से रोम था, पर अंदर से पूरी तरह बदल गया था। और 476 ईस्वी में जब पश्चिमी रोम का पतन हुआ, तब तक वो रोम बचा ही नहीं था।
रानियों की ये खामोश जीत किसी भी तलवार से बड़ी थी। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है। कहते हैं इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिन जनरलों ने रानियों को जंजीरों में बांधा, आज उनके नाम कितने लोगों को याद हैं? बहुत कम लोगों को। लेकिन क्लियोपैट्रा, बुडिका, जेनोबिया, इनके नाम आज भी अमर हैं। तो अगली बार जब आप किसी की हार की कहानी सुने, तो खुद से पूछिएगा, क्या सच में समय की कसौटी पर उसी की हार हुई थी, या सदियों बाद विजेता कोई और ही निकला? बहुत ही गहरा विचार है। शायद वो सन्नाटा हार का नहीं, एक खामोश बदलाव की शुरुआत थी।